So, hi everyone, I am Urvi Rupani, your science coach. Welcome to Eduveda classes. Today we are gonna start with this amazing chapter that is heredity. क्या आप जानते हो अर्ली 1800 में मेंडल सर इन्होंने एक टर्म दे दिया था फैक्टर. इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पेरेंट मदर और फादर से उनकी बेबी को मिलते हैं. क्या है वो फैक्टर्स जो आपको मिलते हैं? या फिर आपने अक्सर सुना होगा कि बेटा तुम अपने पापा जैसे दिखते हो या अपने मम्मी जैसी दिखती हो. आप उनके जैसे दिखते हो, यू आर नॉट द कार्बन कॉपी. आप उनके जैसे सिमिलर क्यों दिखते हो? क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर? या फिर इफ यू आर अ बॉय एंड इफ यू आर अ गर्ल, आपके अंदर कौन से जेंडर रिलेटेड क्रोमोसोम्स है? ये सारी अमेजिंग चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी आर गोना मेक श्योर कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, यू आर गोना स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. एंड ऑफ कोर्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. So let's go on to our chapter. These are the table of contents which we will be looking for in this particular chapter. So heredity. Heredity exactly होता क्या है? आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि बेटा तुम बिल्कुल अपने मम्मी जैसे दिखते हो या अपने डैडी जैसे दिखते हो. Why is it so similar that कि आप अपने मम्मी डैडी से सिमिलैरिटी में मैच करते हो? You're not exact same, कार्बन कॉपी नहीं हो, but you look similar. What is heredity? Heredity, the term heredity is described as the traits that are passed down from one generation to another. मतलब आपके पेरेंट्स या आपके मॉम डैड से जो जीन्स या जो ट्रेट्स आपको मिले हैं, that you formed a new human being, that is what you call as heredity. जो आपके मॉम डैड के जीन्स है वो आपको रियासत या जायदाद के तौर पर आपको मिल चुके हैं. सो नेक्स्ट, ये जीन्स या फिर ये ट्रेट्स होते क्या एग्जैक्टली? जीन्स आर द कॉम्बिनेशन. जैसे कि से सपोज आपके मॉम के हेयर बहुत वेवी है एंड योर डैड हैज अ स्ट्रेट हेयर, और आपका कॉम्बिनेशन इज ईदर वेवी हेयर या स्ट्रेट हेयर, तो वो आपके मॉम या डैड के जीन्स है ऑफ द हेयर या फिर आई कलर जैसा होता है. बट ये तो जीन्स हो गए. दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन्स के बिना आपको आपके पेरेंट्स से सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा. व्हाट आर ट्रेट्स नाउ? अब से फॉर एग्जाम्पल हाइट के ट्रेट्स हमारे पास होते हैं टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट. अब ये एक जो सिंगल जीन का जो अलील होता है उसे हम ट्रेट कहते हैं. ओके, दिस इंडिविजुअल यूनिट कैपिटल टी और स्मॉल टी इज टर्म्ड एज अ ट्रेट. इसको क्या बोलते हैं? ट्रेट इज एन एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज एन ऑर्गेनिज्म, कैन बी सीन इन इट्स फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट. जैसे कि if you are dominant, like आप tall हो and you have this dominant capital T in your genes, ये आपका एक सिंगल ट्रेट है. If it would have been small t, तो आप short होते हाइट में. This is also a trait. Okay, moving further, rules for inheritance of trait. Mendel's contribution. मेंडल, ये जो है हमारे सर मेंडल सर, इनका नाम ग्रेगोर योहान मेंडल, नॉट ग्रेगोर जॉन मेंडल. यस, स्पेलिंग में ऑफ कोर्स इट कम्स एज जॉन मेंडल, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ग्रेगोर योहान मेंडल. उन्होंने क्या किया? ही वाज अ फिजिसिस्ट और रादर ही यूज्ड टू वर्क एट अ चर्च बेसिकली. तो वो क्या करते थे ना अपने फ्री टाइम में, व्हेनेवर ही यूज्ड टू बी फ्री इवनिंग में या उनका डेली रूटीन जो होने के बाद, व्हेन ही यूज्ड टू गेट एट द एंड ऑफ द डे, जो बोलते हैं ना हमारा लेजर टाइम होता है, व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो पी का झाड़ लगाते थे. पी प्लांट, बीन्स, जिससे सब लाइक फेमिलियर हो. तो उन्होंने क्या किया, जो झाड़ लगाए ना, he made note of those things कि वो सीड जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं, रिंकल्ड आ रहे हैं, सीड का जो कलर है उसका कलर क्या है, येलो है या ग्रीन है. ऑल दीज थिंग्स ना ही यूज्ड टू जस्ट राइट डाउन कि आज मैंने 10 पी प्लांट्स के झाड़ लगाए, इन 10 में से 4 टॉल है, बाकी 6 शॉर्ट है, 4 के सीड्स ग्रीन कलर के, बाकी के येलो कलर के. ऑल दीज ही यूज्ड टू जस्ट मेक नोट ऑफ. तो इससे व्हाट ही केम अक्रॉस इज डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रेसेसिव ट्रेट्स. अब ये डोमिनेंट ट्रेट या रेसेसिव ट्रेट्स है क्या, ये हम देखते हैं. ओके, सो व्हेन द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर those that manifest themselves in an organism in
every convincible combination and can be seen. Dominant यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया tall and short, ठीक है. अब इसमें tall says for example both your parents mom and dad are tall, तो आपको भी वो जीन्स कंबाइन होके you're gonna get tall only, T and T. But if both of your parents are short, वो जीन्स भी आपको कंबाइन होके T and T मिलेगा, but you will be short. अब क्या होगा, say suppose one of your parents is tall and the other of your parent is short, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, T and T. लेकिन ये क्या हो गया, आप फिर भी टॉल हो, क्यों, क्योंकि आपका जो शॉर्ट होने वाला ट्रेट है वो रिसेसिव है, वो छुप गया है ये कैपिटल T वाले ट्रेट के प्रेजेंस में, क्योंकि जब तक ये कैपिटल T होगा आपके जीन्स में, ये स्मॉल t का कोई भी इंपॉर्टेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इट्स जस्ट देयर कि हाँ ये ट्रेट भी आप नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हो. ओके, दिस इज व्हाट वी टर्म बाय डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डोमिनेंट ट्रेट जो आप विजिबल हो. कुछ कुछ ट्रेट्स आपके होते हैं जो रेसेसिव होते हैं, विच आर नॉट विजिबल टू यू बट दे आर देयर इन योर जीन्स. सो मूविंग ऑन, रिसेसिव ट्रेट्स भी समझ गया होगा आपको, जो ट्रेट्स दैट आर देयर प्रेजेंट बट दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन योर जीनोटाइप और फिनोटाइप. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेगोर योहान मेंडल कौन थे ये, ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. व्हाई, क्योंकि इन्होंने उस जमाने में लाइक 1822 टिल 1884 इन हिज टाइम ही हैज डिस्कवर्ड कि हाँ जीन्स करके कुछ चीज होती है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाती है. ही यूज्ड टू कॉल दोस थिंग्स एज फैक्टर्स. क्यों, व्हाई इज ही टोल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सी, क्या था ये, ही वॉज अ मोनेस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला ही यूज्ड टू बी एट द चर्च ऑल द टाइम. ही वेंट टू स्टडी साइंस इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिशियंस थे इन यूनिवर्सिटी ऑफ विनया. फिर मेंडल यूज्ड टू नंबर द कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स. जैसे कि मैंने बताया वो बीन्स के झाड़ उगाते थे, प्लांट्स लगाते थे, एंड ही यूज्ड टू जस्ट रैंडमली कैलकुलेट कि हाँ आज 6 झाड़ टॉल है, 4 झाड़ शॉर्ट है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड ही यूज्ड टू मेक नोट ऑफ इट. Why is it important? क्योंकि उनके जमाने में ना माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीजें हुआ करती थी, सो ही डिडंट नो कि डीएनए, जीन्स वगैरह वाली चीजें क्या होती है, बट स्टिल ही डिस्कवर्ड द टर्म ऑफ जीन्स एंड नेम्ड इट एज फैक्टर्स. वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या एक जीन जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ही यूज्ड टू कॉल देम एज फैक्टर्स. अब क्या है ये, ओके. So this is about Mendel's contribution in his field. Before moving on, अगर आपको अब तक का पढ़ाया गया सारा कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मूविंग फर्दर विद मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस. मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं? जब आप किसी भी एक जीन पे फोकस करते हो या आप किसी भी एक ट्रेट पे फोकस करते हो, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं. उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है या पनेट स्क्वायर क्या होता है. इसे पुनीत प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम, प्यूनेट स्क्वायर और पनेट स्क्वायर. सबसे फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें वी आर टेकिंग द फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ हाइट. तो हम क्या करेंगे, टी टी और यहां भी टी एंड टी. क्या किया, मेरे पास दो जीन्स थे, कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल t फॉर शॉर्ट. तो उन दोनों जीन या ट्रेट्स को मैंने स्प्लिट कर दिया ये 4 बॉक्सेस में. अब ये दोनों को मैच करके क्या मिलेगा हमें, T T दैट इज टॉल. अब दिस T एंड शॉर्ट, कैपिटल T एंड स्मॉल t अगेन विल गिव यू टॉल. इसमें है रिसेसिव जीन है बट आपका फिनोटिपिक फीचर इज व्हाट, ऑफ बीइंग टॉल. सेम यहाँ पे. अब ये क्या हो गया, यहाँ कैपिटल T और यहाँ पे शॉर्ट t, तो अगेन T एंड T, बट दिस इज ऑल्सो अ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग टॉल. अब ट्विस्ट कहाँ आता है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों भी स्मॉल t है, सो व्हाट विल इट गिव यू, T एंड T. दिस इज शॉर्ट इन हाइट. अब ये क्या हो गया, फिनोटिपिकली इफ यू गोना सी हमें 3 टॉल मिले एंड 1 शॉर्ट मिला out of these Punnett square of monohybrid cross. तो इसका phenotypic ratio क्या होना चाहिए,
फिनोटिपिक रेशियो इसका हो जाएगा क्या, टॉल 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 एंड शॉर्ट, सो दैट विल बी 3:1. फिनोटिपिक यानी फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको फिजिकली दिखाई देता है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसके जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2. ये 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी आर 2 ओवर देयर, और कैपिटल टी इज ओनली 1, अगेन स्मॉल टी इज ओनली 1. तो ये दोनों को कंबाइन करके व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1. ठीक है. मूविंग फर्दर विल गो ऑन टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस. अब डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में क्या होता है, वी गोना टेक इन कंसिडरेशन ऑफ 2 जीन्स. कोई भी 2 जीन्स जो होते हैं आपके, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है हमारे पी प्लांट के कलर ऑफ द सीड और कलर ऑफ द पॉड. ठीक है, जो क्या होते हैं, येलो, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द पॉड. ठीक है, येलो एंड राउंड. वाई स्टैंड्स फॉर येलो, दैट इज द कलर, एंड आर स्टैंड्स फॉर राउंड, दैट इज द शेप. उसी के जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज स्मॉल y फॉर ग्रीन एंड स्मॉल r फॉर रिंकल्ड. ठीक है, इतना समझा. अब ये अगेन वापस से इफ यू गोना सी इन दिस डायग्राम, ये हो गया हमारा कैसा, पनेट स्क्वायर का अरेंजमेंट. इसमें हमने क्या लिख दिया, सारे ही हमारे जीनोटिपिक फीचर्स जो हमारे पास है. देखो, YYRR डोमिनेंट, YYRR रिसेसिव, उसका जो F1 जीनोटाइप हमें मिला दैट इज YYRR. दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट क्योंकि उसमें जो रिसेसिव जीन्स है दैट आर हिडन इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन. तो क्या होगा अब आगे, what happens here is आपको phenotypically you get 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 pairs of yellow and round seeds, okay, and 1 2 3 pairs of green and round seeds, and again 1 2 3 pairs of yellow and wrinkled seeds. तो बचा क्या, सिर्फ एक, that is this one, green and wrinkled, जिसके पास सबसे रेसेसिव जीन्स है. तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया फॉर डाइहाइब्रिड प्रोसेस, 9:3:3:1. क्लियर. मूविंग फर्दर, अब हम आते हैं लॉज ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स. अब ये क्या है, ये लॉज ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है. एवरीबडी रिमेंबर्स ग्रेगोर योहान मेंडल. उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ऑन बेसिस ऑफ दैट, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने दिए थे लॉज ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स और लॉज ऑफ मेंडल. तो उसका सबसे पहला लॉ क्या है ये हम देखते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, व्हाट डज इट सेज, द लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट अ जीन हैज 2 contrasting alleles and one always expresses itself in the organism. This is called the dominant gene and it expresses in any possible combination. मतलब किसी भी possible combination. Say for example, if for being tall, T is the dominant gene and small t is the recessive gene. अगर ये दोनों T, capital T and small t भी साथ में होंगे तब भी your phenotypic characteristics will be tall, क्योंकि आप में dominant genes है. This is what मेंडल का first law says कि जब भी आपके किसी भी जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन में देयर विल बी अ डोमिनेंट ट्रेट, आपका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ही एक्सप्रेस होगा. लाइक देयर वर फर्दर कॉन्ट्रडिक्शंस टू दिस, बट मूविंग फर्दर, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इट सेज दैट द ट्रेट्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विदाउट मिक्सिंग ऑफ अलील. आपको इसमें वर्ड्स क्या याद रखना है, एक तो पहला ट्रेट और सेग्रीगेटेड याद रखना है, और सिर्फ गैमीट्स और अलील्स याद रखना है. इसमें क्या होता है कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे कि आपके पेरेंट्स के जीन्स आप में आते हैं, सो ऑब्वियसली देयर आर सम जीन्स कमिंग फ्रॉम मदर एंड सम जीन्स कमिंग फ्रॉम फादर. तो जब वो जीन्स मिक्स होते हैं एंड दे फॉर्म अ जाइगोट, और द एग और द स्पर्म मिक्सेस एंड फॉर्म्स अ जाइगोट, तो तब क्या होता है, द ट्रेट्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. जो आपके गैमीट्स फॉर्म होते हैं तभी
बिकॉज दे आर हैप्लॉइड्स, राइट? हमारे पेरेंट्स के जो भी गैमीट्स है, दे आर हैप्लॉइड्स एंड दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल। तो तभी ही ये अलील्स या ट्रेड्स अपने एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स का सिर्फ टॉल या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी वाला जीन आप में आएगा, आपके मॉम का सिर्फ कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, एनी ऑफ द वन विल कम इनटू यू। ओके, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। ये एकदम करेक्ट एंड एक्यूरेट लॉ है उनका। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इट सेज दैट द ट्रेट कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब पहले इन्होंने बता दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि हाँ, गैमेट आर इन द हैप्लॉइड फॉर्म व्हेन दे आर सेक्रेटेड और व्हेन दे आर फॉर्म्ड, वो हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, एक ही ट्रेट होता है या एक ही जीन होता है उनमें। अब आगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर सेइंग कि ट्रेट कैन बी सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमीट्स अगर फॉर्म हो चुके हैं उसके बाद ट्रेट आपके चेंज हो सकते हैं। इट्स व्हाट इट इज सेइंग, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। So moving further towards sex determination. अब ये sex determination होता क्या है? Sex determination means gender determination कि आपका forthcoming generation or the baby is gonna be a male, female or any neuter gender or anything else. तो ये कैसे पता चलेगा? You have your parents, mom and dad. उनके जो gametes होते हैं, they have either X gene. पेरेंट्स में those who are there male, आपके जो male components, male parents है यानी कि फादर, दे हैव टू जीन्स या टू गैमेट्स दैट इज एक्स एंड वाई। ऑन दी अदर हैंड जो मदर्स होते हैं उनके पास एक्स एंड एक्स ही होता है, दे हैव टू पेयर्स ऑफ एक्स। एंड बॉयज जो होते हैं उनके पास एक्स और वाई वाले जीन्स होते हैं। तो क्या होता है आगे? गैमीट फॉर्मेशन होता है। वन ऑफ द गैमीट from your father or the male partner and one of the gamete for the female partner forms a zygote. अब ये zygote can have either X and X or X and Y. So what happens? X and X, so we know that it is a female or a girl, and X and Y, then we know that it is a male or a boy. ठीक है? The process of determining the sex of an individual is based on the composition of the genetic material called sex determination. ये हो गया आपका पूरा definition of sex determination. Cool? In humans, the sex determination happens on the basis of presence or absence of the Y chromosome. Y chromosome, क्योंकि Y chromosome is the only chromosome that you are getting from your male parent. क्योंकि उन्हीं के पास होता है एक X या एक Y. मदर्स के पास क्या है? X and X. So your sex is determined from mother's end. बट जो पेरेंट्स है दे डिटरमाइन, जो फादर है आपके दे डिटरमाइन, क्योंकि वाई जीन तो उनके पास ही है कि लड़का होना है या लड़की, ये डिपेंड करता है आपके फादर्स पे। तो यहाँ तक के जो आपके मिथ अब आपने अभी तक सुने होंगे हिंदी मूवीज में या कहीं भी कि आपके जो मेल पार्टनर होता है किसी भी रिलेशनशिप में, दे आर डोमिनेटिंग द फीमेल कि तू इस घर को वारिस नहीं दिया या बच्चा बेटा नहीं दिया। सो दैट इज ऑल रॉन्ग। यू हैव टू डू नॉट बिलीव ऑल दिस मिथ्स, क्योंकि Y क्रोमोसोम या लड़का देने की जिम्मेदारी इज फ्रॉम द गाइज बिकॉज दे हैव द Y जीन या Y क्रोमोसोम। ठीक है? इफ इट इज अ X and X, इट्स अ फीमेल। इफ इट्स अ X and Y, देन इट्स अ मेल। तो अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं MCQs और कुछ क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया या क्या क्या रिवाइज किया ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी टर्म या फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने किसे कहा था? ग्रेगोर योहान मेंडल को। उन्होंने हमें क्या टर्म्स दिए थे? जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारे पेरेंट्स से हमें कौन से क्रोमोसोम्स मिलते हैं? XX एंड X and Y फ्रॉम द मेल, X and Y फ्रॉम द मेल एंड X and X फ्रॉम द फीमेल। नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन, How is the sex of the child determined in human beings? Human beings में हमें कैसे पता चलता है कि whether it's a boy or a girl? Simple way में we're gonna answer it कि in human beings the females have 2 X chromosomes and the males have 1 X and 1 Y chromosome. Therefore the females are XX and males are XY. पहले तो हमने ये बता दिया कि sex determination में female के पास 2 X और मेल के पास 1 X and 1 Y क्रोमोसोम होता है।
तो इफ इट इज अ गर्ल देन इट विल बी XX एंड इफ इट इज अ बॉय देन इट विल बी XY। फिर क्या कहेंगे कि कैसे होता है, उन्होंने पूछा था, तो ये भी हम बता देंगे कि द गैमीट्स आर एज वी नो रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास देयर आर 2 क्रोमोसोम्स, इधर XX और इधर YY, तो दोनों में से कोई भी एक आएगा, या तो X और X आएगा या फिर X और Y आएगा, ठीक है। सो दैट वी आर गोना से इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर्स, टाइप ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज 22X plus X और 22 plus Y। क्या है ये 22 क्रोमोसोम्स, देयर आर ऑटोनोमस क्रोमोसोम्स तो हमारे बॉडी में है, बट द 23rd क्रोमोसोम दैट इज द सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम इन आवर बॉडी, तो it will be either 22 autosomes plus X, the sex determining chromosome, or Y. Okay? फिर, however, since the female have XX sex chromosomes, their gametes can only have X sex chromosome, क्योंकि girls के पास there is only X and X. So whatever they are contributing, they are only gonna contribute X. But boys do have X and Y, so they can contribute either X or Y. And this is the small chart that you all can draw कि father X and Y, mother X and X. So these are the offsprings that you can get equal, either daughter and son, daughter and son. This is the F1 generation if we can say. ठीक है, फिर moving on, हमारा first MCQ क्या है? In Mendelian experiment, consider a breeding tall pea plant bearing violet flowers and short pea plant bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as what? अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि हमने मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वी हाइब्रिड, मतलब हम लोग ने क्रॉसेस किया, कैसा डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, 2 जीन्स लिए इन्होंने। पहला तो एक टॉल पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स, अभी यहाँ पे उन्होंने फ्लावर का कलर कंसिडर किया, ठीक है। एंड दूसरा उन्होंने लिया है शॉर्ट पी प्लांट एंड गिविंग व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। दो ट्रेट्स कंसिडर हुए या 2 जीन्स कंसिडर हुए, दैट इज द हाइट एंड द कलर ऑफ द फ्लावर। अब इनमें उन्होंने हमें कंडीशन क्या दिया है कि द प्रोजेनी या जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ऑल ऑफ देम वर वायलेट फ्लावर्स, जो वायलेट फ्लावर्स है दे ऑल वर विद वायलेट फ्लावर्स, बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। क्यों? हमने तो टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट का क्रॉसेस किया था, लेकिन हाफ ऑफ देम क्यों आया? अब ये उन लोग बोल रहे हैं कि अगर देयर इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज शॉर्ट, तो जो हमारे पेरेंट टॉल प्लांट था उसका जीनोटाइप आप कैसे डिपिक्ट करोगे? सो द आंसर टू दिस वुड बी सी। क्यों? क्योंकि उसमें टॉल एंड शॉर्ट इज द रिसेसिव, तभी हाफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग अ शॉर्ट हाइट। और ये हम चेक कर लेते हैं। सी, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड एज TTWW, बिकॉज इसका रीजनिंग क्या दिया है इन्होंने, since the progeny bore violet flowers, it means that the tall plant having violet flowers was WW genotype. ये भी है हमारे पास WW genotype for the color of the flower. लेकिन since the progeny is both tall and short, the parent was not a pure tall. Not a pure tall means it was not a TT. This is a pure tall. But since it was a TT, इसे हम हाइब्रिड टॉल कहते हैं because it had a recessive gene of being short. उसी के वजह से there were half the population of short plants. ठीक है? Moving on. Next question. A study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about their light color eye trait is dominant or recessive? Why or why not? क्या बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों में it is found that कि जिनकी आंखें लाइट कलर्स की होती है, जैसी वी से ब्लू कलर्ड आईज होती है या कैट आईज होती है कुछ लोगों की, उनको ये बताया गया है कि उनकी जो ट्रेट है ऑफ देयर आई कलर इज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स के आईज विल बी लाइट कलर्ड आईज। तो अब ये ट्रेट
इज इट डोमिनेंट और रिसेसिव, और अगर है तो क्यों, इसका जस्टिफिकेशन मांगा है. सो सिंपली वी आर गोना से कि let us assume that the child with light color eyes can either have L or L or L, that is the genotype. This is the pure light colored eye, this is the hybrid, and this is the recessive light colored eye, whatever he gets from his parents. पहले तो हमने उनके gametes we have considered, फिर आगे हमने क्या किया, इनका क्रॉसेस करवा दिया. So let us assume कि if the genotypic characters of that kid is capital L and capital L, तो it is very possible कि उसके parents के पास भी capital L वाला gene होगा. So here we can just mention it, if the children is LL genotype, then their parents will also have LL genotype. On the contrary, if the child has small l genotype, that is the small the recessive trait for eye color, then it is also logical कि उनके parents के पास भी same gene होगा. ठीक है, cool, समझा इतना सबको. तो moving further to the next question, क्या है ये हमारा next question? Outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. अब कोट कलर क्या होता है, जो डॉग के ऊपर फर होते हैं उनके कलर कुछ ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, मल्टी कलर, गोल्डन एंड एनीथिंग. तो ये पूछ रहे हैं कि आउटलाइन अ प्रोजेक्ट इन विच यू कैन फाइंड आउट द डोमिनेंट कोट कलर ऑफ डॉग्स. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो वी आर जस्ट गोना से कि डॉग्स हैव अ वैरायटी ऑफ जीन्स टू ग्रो इन कोट कलर. फिर द नोन जीन्स जो हमें अब तक पता है, दे आर आइडेंटिफाइड इन द सीरीज ऑफ A B C D so and so forth. फिर if we are gonna consider to see whether which of the color is dominant and which of the color is recessive, hypothetically let us assume that one of the parent is homozygous black with capital B and the other parent is homozygous brown with small b. तो इसका हम क्या करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो सिंपली आई एम जस्ट गोना ड्रॉ अ प्यूनेट स्क्वायर ओवर हियर, where we can just consider capital B and small b, again capital B and small b over here. तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हमारा फर्स्ट फिनोटिपिक रेशियो ऑफ बीइंग ब्लैक, सेकेंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ बीइंग ब्लैक बट विथ अ रेसेसिव ब्राउन जीन. वापस से हमारा थर्ड फिनोटिपिक रेशियो विल बी अगेन बीइंग ब्लैक बट विथ अ रेसेसिव ब्राउन जीन. तो इस तरह के ब्लैक कलर के कोट को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर, बिकॉज दे आर रेसेसिव जीन्स आर देयर विद देम. फिर द लास्ट वन विल बी आर रेसेसिव B and B ब्राउन कलर जीन. अगेन इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2, 1:2:1. So we can conclude our answer by saying in this case the offsprings will be heterozygous B and B. Since the black B is dominant, all the offsprings will be black. However, they will have both the alleles or both the genes for B and B, that is black and brown. If such heterozygous puppies were closed, they will produce 25% of homozygous black, 50% of heterozygous black and 25% of homozygous brown offsprings. ठीक है, clear? Everybody understood this part of the chapter? Moving further, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी किड्स. ये हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर पे बेस्ड है या सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक पे बेस्ड है रादर. सो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप अपने तरफ से एक बार ही प्रैक्टिस कर लो. इफ यू फेस एनी डाउट्स प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डाल देना. आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स. ओके, तो अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस. आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर आंसर्स. ओके, बाय बाय.